आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद पिछले 18 महीनों में राज्य ने लगभग 3.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। रेड्डी ने हैदराबाद की जिनोम वैली में ICHOR बायोलॉजी के नए संयंत्र की आधारशिला रखने के अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने चीन+1 रणनीति को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना को एक आकर्षक गंतव्य बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस रणनीति के तहत चीन से बाहर अपने विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने वाली वैश्विक कंपनियों के लिए तेलंगाना को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, ज़्यादातर निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं। मैं तेलंगाना हैदराबाद को चीन+1 के लिए वैकल्पिक बनाना चाहता हूं। वहीं रेड्डी ने दवा, इलेक्ट्रिक वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को तेलंगाना में पूरा समर्थन, प्रोत्साहन और त्वरित सरकारी मंजूरी का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 9 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर तेलंगाना राइजिंग 2027 दृष्टिपत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक तेलंगाना को 1 लाख करोड़ डॉलर और 2027 तक 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार नीतियों में सुधार करके निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। बीआरएस पार्टी के नेता बोयिनपल्ली विनोद कुमार और सोमा भारत कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव आयुक्त से फ्री चुनाव चिन्ह की लिस्ट से कुछ उनकी पार्टी से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाने की मांग की। उन्होंने यह मांग इसलिए की क्योंकि वो बीआरएस पार्टी के चुनाव चिन्ह कार के जैसे दिखते हैं। नेताओं ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कार जैसे प्रतीकों जैसे चपाती, रोलर, कैमरा और जहाज से बीआरएस को होने वाले नुकसान के बारे में चुनाव आयुक्त को बताया। राज्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में बीआरएस ने कहा, हम बीआरएस तेलंगाना में एक नया मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल चुनावों के दौरान एक जैसे चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग के संबंध में यह रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। पिछले 20 सालों से हमारा यह चुनाव चिन्ह है। 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद से तेलंगाना राज्य में 2 बार सरकार बना चुकी है। समय के साथ हमारी पार्टी ने वोटर्स से किए गए वादों को पूरा करके लोगों का विश्वास जीता है। इसी के साथ पत्र में पार्टी के नाम बदलने जाने के बाद चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी इसका नाम बदला जाए, यह भी कहा गया है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी शुरू से भारतीय चुनाव आयोग के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति के रूप में रजिस्टर की गई थी। हालांकि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की जनरल बॉडी ने इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस करने का निर्णय लिया। इसलिए हमने चुनाव आयोग से अपने रिकॉर्ड में तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की अपील की है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि वह बिहार में मतदाता सूची की चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करे। अख्तरुल ईमान साहब हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, MLA भी हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो भी पिटिशनर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है अब 28 को फिर पेशी है उसकी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए, 2019 में पार्लियामेंट में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन तरफ से जो जवाब दिया उसमें कहा कि 2016, 2017, 2018 की वोटर लिस्ट में किसी भी फॉरेन नेशनल का नाम नहीं आया सिवाय तेलंगाना में 1, वेस्ट बंगाल में 1 और एक प्रदेश में 1 3 लोगों का। चौथी बात ये है कि अगर ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि सोर्सेस से मालूम हुआ कि वहाँ पर म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो हम ECI से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन BLOs का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन BLOs से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम BLO को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पे
जितने नौजवान हैं मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम। हैदराबाद की पूर्व सांसद उम्मीदवार और भाजपा नेता माधवी लता ने गोशामहल के विधायक राजा सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी में उनके योगदान पर सवाल उठाए और उनके हालिया विवादास्पद बयानों को चुनौती दी। यह तीखी टिप्पणी एक विशेष इंटरव्यू के दौरान आई। माधवी लता ने राजा सिंह की भाजपा के प्रति निष्ठा को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर पार्टी किसी पार्षद को विधायक बना दे तो क्या आप उसका अपमान करेंगे? उन्होंने राजा सिंह के स्वनिर्मित सफलता के दावों को भी खारिज कर दिया और पूछा, क्या आप भाजपा के समर्थन के बिना 3 बार विधायक बने? अपनी प्रमुखता पर प्रकाश डालते हुए माधवी लता ने कहा, मैं 7 विधायक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रभारी हूं। मैं एक सांसद उम्मीदवार हूं। राजा सिंह केवल गोशामहल के प्रभारी थे। राजनीति में अपने उत्थान के बारे में उन्होंने कहा कि उनके दशकों के धर्मार्थ कार्यों को वास्तविक मान्यता तभी मिली जब भाजपा ने उन्हें एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। अपमानजनक भाषा की कड़ी निंदा करते हुए माधवी लता ने कहा, महिलाओं और अन्य धर्मों को गाली देना सनातन धर्म नहीं है। सच्ची धार्मिक समझ के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले व्यक्ति को अपने धर्म को पूरी तरह समझना चाहिए और सनातन धर्म के अपने ज्ञान को ही जनता का सम्मान पाने का श्रेय दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज केंद्र सरकार से राज्य में खेल परिपस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रमुख परियोजनाओं और बुनियादी ढांचा योजनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने अमरावती में एक विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा और तिरुपति में भारतीय खेल प्राधिकरण के एक प्रशिक्षण केंद्र के प्रस्ताव पर विचार किया। राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के कुछ अन्य नेताओं के साथ मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के अवसर पर प्रकाश डाला और कृष्णा नदी के किनारे जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की संभावना के बारे में बताया। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने खेल अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित कई प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने नागार्जुन विश्वविद्यालय और काकीनाडा में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव भी साझा किए। पूर्व आईपीएस एबी वेंकटेश्वर राव को साल 2020 में खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने सस्पेंड करने का फैसला किया था। हालांकि इस मामले में पूर्व आईपीएस वेंकटेश्वर को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके बाद अब मौजूदा चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकार ने पूर्व आईपीएस के खिलाफ चल रही सभी कार्रवाई वापस लेने का फैसला लिया है। एबी वेंकटेश्वर राव को साल 2020 में तत्कालीन सरकार के निशाने पे बताए जा रहे थे। उस दौरान सीएम जगनमोहन रेड्डी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने इंटेलिजेंस प्रमुख के पद से भी हटा दिया था। आईपीएस का सरकार के निशाने पर होने का कारण ये भी बताया जाता है कि वह मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खास थे। सरकार बदलने के साथ ही रेड्डी ने नायडू के कार्यालय के दौरान कई अधिकारियों को निशाने पर लिया था। एबी वेंकटेश्वर को लेकर ऐसा कहा गया है कि वे नायडू के बेहद खास अधिकारियों में से एक हैं। ऐसा इसलिए भी जब साल 2024 में नायडू दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों से ही मुलाकात की थी। इनमें वेंकटेश्वर भी शामिल थे, जबकि उनसे कई सीनियर अधिकारियों का बिना मुलाकात के ही वापस लौटना पड़ा था। कर्नाटक में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश द्वारा राज्य में एयरोस्पेस कंपनियों का स्वागत करने पर कर्नाटक विधान परिषद के नेता चलावादी नारायण स्वामी ने कहा कि एयरोस्पेस उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही किसान लंबे समय से एयरोस्पेस के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से सरकार ने ज़मीन छोड़ दी होगी, लेकिन हमें देखना होगा कि ये किसानों के लिए अच्छा है या बुरा।
अब एयरोस्पेस कंपनियां पड़ोसी राज्यों की ओर आकर्षित होंगी क्योंकि वे उन्हें ज़्यादा वित्तीय प्रोत्साहन और एक स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है और अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंध्र प्रदेश इस अवसर से चूक सकता है। हमें किसानों के कल्याण पर भी विचार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी और ऐतिहासिक रूप से उनकी उपेक्षा करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक पिछड़े समुदाय से हैं और उन्होंने अच्छा शासन दिया है। यही कारण है कि लोग खासकर ओबीसी और SC/ST भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब कांग्रेस अचानक इन समुदायों को आकर्षित करने के लिए संगठित होना चाहती है, लेकिन लोग पहले ही उनके एजेंडे को समझ चुके हैं। कर्नाटका में ओबीसी की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह बैठक ओबीसी समुदाय के लिए बहुत फायदेमंद होगी। 25 जुलाई को दिल्ली में एक और बैठक होगी। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शामिल होंगे। ओबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ये मील का पत्थर साबित होगा जो बेंगलुरु जो सम्मेलन हुआ इसमें, और आने वाले 25 तारीख को दिल्ली में ताल कटोरा में होगा, जिसमें खड़गे साहब भी आएंगे और राहुल जी भी आएंगे। तो और इसलिए ये यहाँ की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। सर, बिहार की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में दावा किया कि वायनाड कॉफी को भारत सरकार के ODOP कार्यक्रम में श्रेणी A कृषि के तहत एक विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है। यह केरल के किसी भी उत्पाद को मिली इस तरह की पहली मान्यता है। उन्होंने X पर अपने पोस्ट में कहा, यह सम्मान वायनाड के किसानों के समर्पण और वायनाड की अर्थव्यवस्था के एक स्तंभ हमारे GI टैग वाली रोबस्टा कॉफी की विशिष्ट पहचान का जश्न मनाता है। प्रियंका ने आगे कहा कि आइए हम अपनी धरती की समृद्धि और इसके लोगों की भावना का सम्मान करें। एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले से एक अनूठे उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करके पूरे भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। AICC ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हम एक स्वर में न्याय योद्धा राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे देश में समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए साहसपूर्वक महत्वपूर्ण पहल की और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के लिए खड़े हुए। परिषद अपनी सराहना व्यक्त करती है और ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि में राहुल गांधी के योगदान को श्रेय देती है। हालांकि यह एक मील का पत्थर है, लेकिन यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक छोटा कदम भी है, जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत अपने महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतिम संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियत है, जिससे हमारे राष्ट्र में एक समान समाज का निर्माण होगा। हम सभी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखने की शपथ लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि हमारी सरकार कच्चा तेलुगु को वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। जब भी मैं प्रधानमंत्री से मिलता हूं, मैं मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कच्चा तेलुगु को वापस लाने की जरूरत दोहराता हूं। हमने इसके लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। हम केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि वह श्रीलंकाई जेलों में बंद हमारे मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई सुनिश्चित करे। केंद्र की भाजपा सरकार, जिसे तमिलनाडु और हमारे मछुआरों की कोई परवाह नहीं है, कच्चा तेलुगु मामले का सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है। विदेशों के साथ संधियां आमतौर पर केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में कच्चा तेलुगु को वापस लाने के लिए क्या किया है? क्या उन्होंने कम से कम श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी रोकी है? हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें और इसका समाधान निकालें। हमारी राज्य सरकार और DMK इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नीतीश राणे ने अब ठाकरे ब्रदर्स को मदरसों में मराठी में अजान कराने की नसीहत दे डाली। नीतीश राणे ने कहा कि अलग पाठशाला कराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कई मदरसे हैं, वहां उर्दू की बजाय आप मराठी शुरू करो, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। मीडिया में आने के लिए नौटंकी की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग बोलने के बाद करने की क्या जरूरत है? पहले से करो ना। मैंने जैसे बोला अजान को मराठी में नहीं कहा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का अजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये। हम लोग को हम सब
ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।